तो मैंने खुद के पैसों से शूज़ लिए। पहला शूज़ 267 रुपीज़ का था। तब पता था कि रनिंग में क्या लगता है, शूज़, एक शॉर्ट्स, एक टी शर्ट। अच्छा। सभी को यही लगता है, आपको भी यही लग रहा होगा। हाँ। तो एक शूज़ का खर्चा है 25,000 रुपये हर महीने। मेरा तो 24वें दिन ही फ्लैट हो जाता है। सेकेंड चीज़, आपका न्यूट्रिशन सबसे महंगा होता है एक एथलीट का न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन में क्या क्या लगता है? 30,000 रुपये महीने तक पहुँच जाता है। अच्छा। तो उस समय मैंने मलाड अल्ट्रा रन किया, टाटा अल्ट्रा मैराथन रन किया। ये सब मेजर रेसेस में, इंडिया की बड़ी बड़ी रेसेस में मेरे टॉप 10 के पोजीशन से। किसी रेसेस में मैंने कोर्स रिकॉर्ड तो बनाए। इन चीज़ों को देखने के लिए भी कोई होते हैं वहाँ पर कि भाई मैं आपको एक बिन दे देते हैं और आपके पैर में एक चिप लगा देते हैं। अच्छा। अब आपके जो पैर में चिप लगाई, उससे पता होता है कि आप एक्जैक्टली रोड पे भाग रहे हो या नहीं भाग रहे हो। अच्छा। बीच में से कट के निकल गए ना तो आपको बाहर निकाल। तो उस समय पापा को भी मतलब रियलाइज हुआ कि अगर मेहनत कर रहा है तो किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ आपको अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, यू आर कैपेबल टू डू दिस थिंग। तो उस समय उनको लगा। उसके बाद उन्होंने मुझको सपोर्ट किया। वो चाय की दुकान हम चलाते थे, वो पहले 14 घंटे चलती थी, फिर 16 घंटे चलने लगी। एक्सपेंस बढ़ जाता। अच्छा। क्या कौन मैं ना कि जब मैंने बिगनर था तब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं थे। जब अच्छा करने लगा तो उनको लगा कि हाँ, न्यूट्रिशन की एक्जैक्टली ज़रूरत है। जो चीज़ें खाते हैं उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो जो दुकान पहले 14 घंटे चलती थी वो 16 घंटे चलने लगी 1 साल के बाद ही। बहुत सपोर्ट किया, मतलब बियॉन्ड द लिमिट। मैं बता रहा हूँ 25,000 का शूज़ कौन अफोर्ड कर सकता है। आज मेरे पास जो सबसे एक्सपेंसिव शूज़ है वो 32,000 रुपये का है। अच्छा। और मेरे पास 87 पेयर ऑफ शूज़ है जो रिटायर हो गए, और 3 पेयर ऑफ शूज़ है जो अभी एक्टिव शूज़ में आते हैं। अच्छा। तो अगर इसकी टोटल वेल्थ मेरे आज तक रनिंग की अगर काउंट कर ले तो मैं इंदौर का सबसे अच्छी एरिया में प्लॉट ले सकता था। नमस्ते दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं कार्तिक जोशी। ही इज़ एन अल्ट्रा डिस्टेंस रनर जिन्होंने आज तक 150 से ज़्यादा मेडल्स जीते हैं और लॉन्गेस्ट 277 किलोमीटर्स इन्होंने रन किया है। आज की इस एपिसोड में हमने बातचीत करी है रनिंग के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन, एक्सपेंसेस, करियर और बहुत सारी बातचीत करी है। तो आइए बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ एंड लेट्स डीकोड टुगेदर। नमस्ते कार्तिक भैया, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो कैसे हुई इस शुरुआत, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी चीज़ तब शुरू होती है जब आपके पास कुछ नहीं हो। होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास पाने के लिए सारा जहान होता है। लोग क्या रहते हैं ना, जिनके पास पैसे भी है, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी, वो क्या नया है फिर। और जिसके पास कुछ नहीं है तो अपने जीवन में वो 10 नए तरीके आजमाता है। तो 2016 में हमारी एक चाय की दुकान थी रामबनी नगर में। अच्छा, वैसे आप रहने वाले इंदौर के हो प्रॉपर? हाँ, मेरे दादाजी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बट मेरे पापा और मैं इंदौर में ही हमारा बर्थ हुआ है। ओके। 2016 में हमारी एक चाय की दुकान थी रामबनी नगर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इंदौर का सेंटर नहीं लगता है वो। तो अब चाय की दुकान चलाते थे, पास में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा। जब मैं वहाँ से रेगुलर, मतलब हम चाय की दुकान चलाते थे, 10x10 की वो शॉप थी और इसमें हम रहते भी थे 5 लोग। तो जब वो चाय की दुकान चलाते थे तो वहाँ से अब क्या रहता था, मेरी लाइफ में कुछ फिक्स पॉइंट्स थे। किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे की लाइफ में कुछ कुछ पॉइंट्स होता, जैसे स्कूल जाना, कोचिंग जाना, खुद का काम कर लेना, पढ़ लेना, और घर वाले ने कुछ बोले तो कर लेना। तो वो सोचता है कि मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है। 2016 में कौन सी क्लास में थे आप? तब मैं ऑलमोस्ट 8th क्लास में था। अच्छा। तो मैं सोचता था कि यार मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, और कुछ तो ऐसा हो जो करने से अच्छा लगे, या समझ आए कि हाँ मैं कहीं और एक नया स्ट्रीम या कहीं एक ऐसा लेवल पर जा रहा हूँ तो जाके मेरे को सेटिस्फेक्शन फील हो। तो मैं जब चाय बांटने जाता था या शॉप से स्कूल जाता था तब मैं देखता था कि पास में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर पुलिस कैडेट्स होते हैं जो अंडर ट्रेनिंग होता है। वो इतने अच्छे से पूरे ग्रुप में 50-50, 100 ग्रुप में एक साथ भागते थे। अच्छा। अब एक इंसान किसी को इंस्पायर करे ना करे, पर 100 लोग ज़रूर कर सकते हैं, और वो एक बार में करेंगे तो और ज़्यादा कोई इंस्पायर हो सकता है। तो मैं उनको देख के सोचता था क्या कोई और ऐसा भाग सकता है, क्या मैं ऐसा भाग पाऊँगा, या कोई किसी और के लिए रनिंग बनी के लिए। तो उस दिन मैंने 10 दिन तक, 12 दिन तक मैं रोज़ सोचता है क्या मैं भाग सकता हूँ, क्या कोई और भाग सकता है। तो एक दिन बड़ा मन बनाने में बोला बहुत दिल दुखता है रोज़ इनको देख देख के, बाबा कुछ कर ही नहीं रहे, स्कूल जा रहे, कोचिंग जा रहे, आ रहे, खा रहे, फिर सो जाते, पढ़ते हैं बस। तो मेरे पास एक गुल्लक था जो थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे करे थे, उसमें 290 रुपये रहते हुए थे। तो ऑनलाइन देखा शूज़, तो 267 रुपीज़ का मेरा फर्स्ट शूज़ था। मैंने खुद ही के पैसे से ले, अगर कुछ नया शुरू करने, घर वालों को बोलेंगे रनिंग करने जानी है तो बोलेंगे एक तो इधर चाय की दुकान चला रहे हो, उधर तुमको रनिंग का नया शौक लग गया है,
किसी के भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा एक नए डाइवर्जन की तरफ चले जाए। वो दूसरा करियर पाथ चूज करे जो रेगुलरली नहीं चूज कर। बड़ा मुश्किल होता है किसी के अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ करेंगे। तो मैंने खुद के पैसों से शूज़ लिए। पहला शूज़ 267 रुपीज़ का था। तब पता था कि रनिंग में क्या लगता है, शूज़, एक शॉर्ट्स, एक टी शर्ट। अच्छा, सभी को यही लगता है, आपको भी यही लग रहा होगा। हाँ, इसके लिए अपन आगे बात करेंगे। मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ कि रनिंग में लोग को बहुत आसान लगता है कि हाँ, मतलब ऐसा दिखता है कि ये जो स्पोर्ट्स है मतलब इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। एग्जैक्टली लोगों को, मेरे को भी शुरुआत में ये लगता था कि रनिंग बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। टू बी ऑनेस्ट सभी को यही लगता है शूज़, शॉर्ट, टी शर्ट की ज़रूरत है। और क्या है आजकल जो जहाँ तक हम लोग सुनते हुए आए कि चने खा लो, है ना, थोड़ा प्रोटीन इंटेक सही रख लो, ठीक हो जाता है, और ये सब दूध वगैरह से हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि बेसिक नीड्स तक या बेसिक वर्जन बिगनर्स तक के लिए तो ये सब ठीक रहता है, उसके बाद जाके बढ़ जाता है। इस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर मैं 10-12 दिन तक सोचने के बाद एक दिन जूते खरीदिए, टी शर्ट लेनी, घर से बड़े ताव में बोल के गए। घर से तो दूर नहीं है, 500 मीटर दूर ऑलमोस्ट होता है। बड़े ताव से बोल के गए थे कि मैं दौड़ने जा रहा हूँ, आज मैं दौड़ के आऊँगा बहुत ज़्यादा। तब घर वाले कैसे बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, पता है कि इधर इतने शौक है जल्दी खत्म हो जाते हैं, किसी भी पेरेंट्स को नहीं लगता है। तो फिर मैं गया, मैं लगभग 500 मीटर दौड़ा, मैक्सिमम 500 मीटर। उसको दौड़ने के बाद मेरे को लगा कि रनिंग का वर्क किसी के लिए नहीं है। अच्छा, कोई और दौड़ सकता होगा और मैं तो नहीं दौड़ सकता। 500 मीटर बाद थक गया था। थिंग इज़ दैट कि मेरे को वो नहीं पता था कि रन करते कैसे, एग्जैक्टली टेक्निक्स क्या होती है, कितना दौड़ते हैं, कौन सी स्पीड होती है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, वो कुछ भी नहीं पता थी। कोई भी रनिंग करना चाहेगा तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है, एकदम नए थे आप उसके लिए। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला घर जाऊँगा, घर से तो बड़ा ताव में वही कराया था, सारी चीज़ें बता कर आया था। जब घर जाऊँगा तो वापस तारे सुनाएंगे हो गए शौक पूरे, तो उन्होंने यही बैठ जाए। तो ऑलमोस्ट 45, 47 या 50 मिनट्स के अंदर मैंने बोला कि यहाँ पर बैठे हैं तो देखते रहो सबको क्या चल रहे हैं, फ़ोन तो था ही नहीं उस समय। तो उन सबको मैं देख रहा था। तो मेरे को 50 मिनट्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने लोग वहाँ पे रन कर रहे थे, जो धीरे भाग रहा था वो बहुत लंबे समय तक भाग, जो ज़्यादा डिस्टेंस कुछ और थी जो आप बता रहे हैं। कोचिंग नहीं, वो ग्राउंड है, अच्छा, ग्राउंड है वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करते हैं। तो जो धीरे भाग रहे थे वो बहुत लंबे समय तक ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे बिना रुके, और जो फास्ट भागते थे वो थोड़ा भागते थे, रुक जाते थे, फिर वापस स्टार्ट करते थे। तो मैंने बोला मैं धीरे भागते ट्राई करता। तो मैंने अपने पहले दिन 13 किलोमीटर रन किया। मैं धीरे ट्राई करते हैं तो पहले दिन 13 किलोमीटर रनिंग किया, क्योंकि वो ग्राउंड का डिस्टेंस वहाँ पे एक सर ने बताया था कि यहाँ पे 1100 मीटर का पूरा राउंड है। तो मैंने 13 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस कवर किया। घर जाकर बताया कि आज मैंने 13 किलोमीटर दौड़ा है। तो सार्काज़्म वाली स्माइल पापा की देखते मैं समझ गया था कि मुझे विश्वास नहीं होगा। हाँ, तो मैं फिर रोज़ प्रैक्टिस करने जाने लगा। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने तक तो सिर्फ करते ही रहे। तो जस्ट मतलब ऐसे ही कैडेट्स को देख के मन में ख्याल आया कि मुझे भी दौड़ना है। एग्जैक्टली। तो आप दौड़ना आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैंने 2018 में इंदौर से भोपाल भी रन किया है। इंदौर से भोपाल एग्जैक्टली रन किया है। 27 घंटों में। मतलब हर मंथ 1 या 2 बार हम इंदौर से उज्जैन, इंदौर से देवास, ऐसा डिस्टेंस कवर करते हैं। हम मतलब क्या आपके से और भी कोई है? यार अकेला भागता हूँ, मेरे साथ पूरी टीम या क्रू मेंबर रहते हैं जो मेरे को भागता, पानी की बोतल अच्छा। मेरे लिए कास्ट करना, जो हमारे SPM होते हैं मतलब स्टेप पर मिनट, हाँ, उनको एग्जैक्टली जो हमारा फॉर्मेशन है भागने का वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए पूरी टीम होती अच्छा, आपने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रखा है अल्ट्रा डिस्टेंस रनर, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सब आज तक सभी ने सुना होगा मैराथन, कोई 10 किलोमीटर भी दौड़ता है। सब दूसरे बोर्ड को जानते हैं, ऐसे फास्ट रनर्स को ज़्यादा जानते हाँ देखो क्या होता है ना कि जो दिखती ज़्यादा चीज़ है वो एक्चुअली ज़्यादा दिखती है। हैं। तो क्या होता है ना कि लोग आज की तारीख में कोई 10 किलोमीटर भी दौड़ता है ना, वो बताता है मैं मैराथन दौड़ के आ गया। मैराथन का डिस्टेंस होता है 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलो। हाँ, ये मैराथन का डिस्टेंस है एग्जैक्टली। ठीक है। उसके बाद लोगों ने अपने अपने फॉर्मेशन निकाल दिए, नए नए वेरिएंट्स में हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर का मैराथन। वो नहीं होता है, मैराथन का डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर। अबाउ 42.195 किलोमीटर वो अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग होती है। अब उसमें कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, या वो घंटों से हो या डिस्टेंस वाइज हो। अच्छा, घंटों से ऐसे काउंट किया जा सकता है 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक लोग दौड़ते हैं। मैक्सिमम अभी किसी रनर ने रन किया है वो 107 आवर्स है। 107 आवर्स तक वो दौड़े हैं। एग्जैक्टली। तो क्या होता है इसके बीच में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मतलब आप फास्ट रन करके आते हो तो आपको एक स्लॉट मिल जाएगा। अच्छा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है, मैराथन का डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर है। उससे कम मैराथन नहीं आती, लोगों ने हाफ मैराथन निकाल दिया है। और मैं ये जो मैराथन डिस्टेंस भी निकला है ना, वो क्या होता है, 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है। मैराथन नाम से एक व्यक्ति रहता है, एक देश का सैनिक रहता है। तो उसको एक सिरे से दूसरे सिरे जाना होता है।
उसका डिस्टेंस रहता है 42.195 किलोमीटर। तो जो इंसान था उसका नाम था मैराथन, वो उस पत्र को देने गया था कि हमारे देश के ऊपर हमला हो गया, हमारा साथ दो। तो वो इतना ही डिस्टेंस दौड़ा था और दौड़ने के बाद वो मर गया था। तब से डिस्टेंस को मैराथन बोला जाता है। कि वो मतलब ऐसा एक लंबा सफर है, मतलब उतना तय करना बहुत मुश्किल काम। हाँ, वो इंसान का नाम मैराथन था और उसने इतना डिस्टेंस रन करने के बाद वो मर गया। उसके नाम पे ही है। एग्जैक्टली, तब से मैराथन स्टार्ट हुई। फिर लोगों ने हाफ मैराथन 10 किलोमीटर को भी मैराथन बना दिया। और अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग है जिसमें आप 42 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रन। तो आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, मतलब ऐसे सीरियल वाइज बताइए। जैसे आपने शुरुआत 13 किलोमीटर से करी, उसके बाद क्या हुआ? देखो क्या होता है, 13 किलोमीटर मैंने दौड़ा, उसके बाद में लगभग 1.5 साल तक मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की। कोई इवेंट पे फोकस नहीं, किसी से कोई बात नहीं, जो आज खुद से आज तक ऑनलाइन सीखा, कोई मेरा कोच नहीं है। अच्छा। तो मैं जब खुद से सीखता ना तो ये था कि हर दिन एक नई सीखने की चाह कि कैसे बढ़ेंगे आगे। तो मतलब 1 साल तक 1.5 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद तब समझ में आया कि अब करना क्या है। तो इंदौर मैराथन होती है अच्छा। हर फरवरी के फर्स्ट वीक में हर साल। ठीक है। तो अब मेरे पापा को मतलब उनको कन्विंस कर रहा था, एक रजिस्ट्रेशन फीस बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को इंदौर मैराथन दौड़नी है। उन्हें कितना डिस्टेंस पता है, 21 किलोमीटर दौड़ना है। तो फिर उन्होंने बोला 21 किलोमीटर पता है कितना होता है? तो उनको मैंने बोला कि हाँ मैं दौड़ लूँगा, मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि चल ठीक है करना है। तो जिस दिन मैं जाने वाला था, तो ऐसे तो पापा रोज़ सुबह 4:30 बजे उठते, उस दिन वो 3:30 बजे मेरे साथ उठ गए। मैंने बोला शौक, तो बोला आज छुट्टी है, तेरे साथ चल रहा हूँ मैं, अगर कहीं रास्ते में थक गए तो बैठ जाना गाड़ी पे। वो गाड़ी लेके मेरे भाई के साथ वो उन हॉट स्पॉट पे खड़े थे जहाँ पे 10 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो मैं उनको पूरा रास्ते नहीं मिला। तो उनको लगा मैं घर आ गया हूँ, बिल्कुल ऑटो में बैठ के थक गया हूँ। तो पापा ने जब मैंने रन ख़त्म किया 1 घंटे 32 मिनट में, कुछ 13वीं पोजीशन आई थी मेरी ऑल ओवर। 16-17 हज़ार लोग दौड़ते हैं उसमें मैराथन में। अच्छा। तो पापा को मैंने फ़ोन लगाया वहाँ पे किसी का फ़ोन लेके। तो मैंने बोला कि मेरा रन पूरा हो गया, मैंने 1 घंटे 32 मिनट में कोई की है और 13वीं पोजीशन पे आया। तो पापा को मैंने बोला आप कहाँ पे हो? तो मैंने हमको लगा तू घर आ गया है, थक गया होगा कहीं, वो दिखा ही नहीं पूरे रास्ते, वो घर आ गए। हाँ चलो ठीक है। हाँ। फिर वो मेरे को वापस नहीं देने आए। तो उनको उस दिन लगा कि हाँ एग्जैक्टली अगर कोई बच्चा कर रहा है, मैं सोचता हूँ आज की तारीख में हर एक बच्चा बोलता है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते। तो क्या होता है ना कि आपका कन्विंसिंग कैसा है। कोई भी पेरेंट्स से चाहता है कि उनके बच्चों के लाइफ के साथ गैम्बलिंग हो, या वो अपनी स्ट्रीम से भटक कर कोई और स्ट्रीम में चले जाए जहाँ पे उसके लिए कोई स्टेबल पाथ ही ना हो, या कोई फोकस्ड फ्यूचर ना हो। तो उस समय पापा को भी मतलब रियलाइज़ हुआ कि अगर मेहनत कर रहा है तो किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ आपको अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, यू आर कैपेबल टू डू दिस थिंग। तो उस समय उनको लगा। उसके बाद उन्होंने मुझको सपोर्ट किया। वो चाय की दुकान हम चलाते थे, वो पहले 14 घंटे चलती थी, फिर 16 घंटे चलने लगी, एक्सपेंस बढ़ जाता। अच्छा। क्या होता है ना कि जब मैंने बिगनर था तब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं थे, जब अच्छा करने लगा तो उनको लगा कि हाँ न्यूट्रिशन की एक्जैक्टली ज़रूरत है, जो चीज़ें खाते हैं उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो जो दुकान पहले 14 घंटे चलती थी वो 16 घंटे चलने लगी 1 साल के बाद ही। फिर मैंने देखा इंदौर मैराथन तो बाद ही है, और क्या क्या होता है रनिंग सेगमेंट में। क्या होता है ना, रनिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है। अच्छा। एक होता है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस 10 किलोमीटर तक का होता है। ओके। दूसरा इवेंट होता है स्टेडियम रन, जिसमें 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे 36 घंटे तक एक ही स्टेडियम का राउंड लगाना है। स्टेडियम बना हुआ। दैट्स अ मेंटल डिफिकल्टी। अच्छा। मतलब आप एक ही जगह 400 मीटर के राउंड को कंटिन्यूसली 12 घंटे 24 घंटे तक 36 और 48 घंटे तक दौड़े ही जा रहे हैं। आपको एक समय याद लगता है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, मैं पागल हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जब आप इतनी लंबी डिस्टेंस दौड़ते हैं, मतलब जैसे आप 22 घंटे 24 घंटे वॉटेवर टाइम, इतने घंटे जब आप दौड़ते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? एक्चुअली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि जो थॉट प्रोसेस होती है इसमें इंसान उलझ जाता है अपने जीवन में। हाँ। क्या होता है जब हम सोचते हैं ना कि हमने जब थक गए, अगर हम सोच लें कि हम थक गए तो आपको कोई कंधे पे ले जाकर भी लाइफ लाइन क्रॉस नहीं करा सकता। वो आपको और जब आप सोच लो कि नहीं मेरे को और करना है, मैं और इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, तो आपको कोई हरा नहीं सकता आपके अलावा। तो उस समय मतलब क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं ना तब वो पुरानी चीज़ें याद आती है कि जब मैं 13 साल का था या जब मैं 5 साल का था, तो जो 1 रुपये का सिक्का घुमा था वो कहाँ रखा, वो भी पता चल जाता है कि इसने मेरे साथ क्या करा था, कौन से क्लास में क्या हुआ था। हर एक थॉट, हर एक पुरानी मेमोरीज रीबैक हो जाती है। आपको उस समय याद आता है कि वो क्या क्या नई चीज़ें थी या क्या क्या पुरानी चीज़ें थी जो आज तक मेरे साथ हुई है, किसने सही करा किसने गलत किया। और ये सब तो ठीक है, उसके बाद जब आप थकने लगते हो तब आपका कोई चारा नहीं बचता है कि आप आपके दिमाग को मेंटल स्टेबल रख सको। तब मेरे लिए तो एक ही चीज़ है कि मैं हर एक वो पुराने पॉइंट को याद रखता हूँ जिसने मेरा लैग पुल किया था। अच्छा।
वो मेरे लिए तो हर एक इंसान है जिसने मेरा लैक पुल किया, वो मेरे लिए मोटिवेशन का पॉइंट है। तो जब मेरे को थकान फील होती है, जब मेरे को लगता है कि मैं थक रहा हूँ या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक ही चीज़ करता हूँ, उनका नाम सोचता हूँ कि इसके नाम से 1 घंटा भागना है। इसके लिए अपने को 15-20 किलोमीटर भागना है, अच्छा जवाब देना पड़ेगा। तो उस समय ये प्रोसेस रहती है। लोग बहुत सारे लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, गाने सुन लेते हैं। अच्छा, उस टाइम सुन सकते हैं अपन? बहुत जैसे इंटरनेशनल बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, आप नहीं सुन सकते हो कि आप जब आप दौड़ रहे हो आपके साथ कोई टकरा गया, हाँ। तो आके ऐसे कोई और इंजर्ड होगा तो अलाउ नहीं होता है। डोमेस्टिक में इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिया में कुछ भी कर सकते ये वॉच लगे गाने भी सुन सकते हो ना? हैं। इंडिया की तो आदत है, आपको मना करेंगे, आपको ये नहीं करना, आप सबसे पहले करके आ जाओगे। हाँ। तो कुछ बोलते ही नहीं, उनको पता है कि अगर हम बोलेंगे तो बेसिकली कौन सा सुनने वाले थोड़ी देर बाद। और अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग में थोड़ा कंजम्पशन मिल जाता है इंसान को कि अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। उनको पता है इंसान इतनी देर तक भागेगा, ऐसे ही इतना परेशान हो जाता है, इरिटेशन ज़्यादा होती है, सारी एनर्जी सोर्स ख़त्म हो जाता है। तो जब मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि इतने सारे रन्स होते हैं, फिर उसके बाद पता चला बैकयार्ड अल्ट्रा होता है, क्लास में रजिस्टर्ड। आज तक आपने सुना होगा जो फर्स्ट आता है वो जीतता है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलते जो लास्ट आएगा वो जीतेगा, तो आप क्या सोचोगे? आपको लगेगा यार बहुत आसान रेस है, बट उसमें ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ फॉर्मेट्स है कि आपको हर घंटे 7 किलोमीटर दौड़ना है, अच्छा, जंगल में दौड़ना है, और एक 59 मिनट की टाइम लाइन है। 59 मिनट को 7 किलोमीटर के राउंड को पूरा करना है, ठीक है। दिन हो रात हो, सुबह दोपहर कुछ भी, हर घंटे उसी टाइम के अंदर पूरा करना है। आप 1 सेकंड भी लेट होगा तो डिस्क्वालीफाई, और आपके पास वही पर्टिकुलर टाइम है 59 मिनट्स का। 7 किलोमीटर आप 40 मिनट में भागो, 50 मिनट में भागो, 55 मिनट में भागो, वापस 59 मिनट आके आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब उसी ड्यूरेशन में आपको खाना भी खाना है, कपड़े भी बदलने हैं, नेचर कॉल से तो भी करना है, सारी चीज़ें उसी टाइम में फिक्स है। और सोने का, नींद वगैरह? कोई सोने का टाइम नहीं है। अच्छा, आप 1 लैप फास्ट भाग के आ जाओ, अगर आपका 1 मिनट बचता है तो आप कैसे सोओगे? सही बात है ना। तो ये सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ रनिंग फिजिकली जितनी टफ है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा मेंटल टफ है, और उससे 1000 गुना ज़्यादा इमोशनली टफ है। क्योंकि कोई सोच लेना कि नहीं होगा तो फिर वो कभी भी नहीं हो सकता है, और कोई सोच लेना कि मैं मेरे से ही होगा तो फिर उसके अलावा कोई कर नहीं पाएगा। मतलब लगता ही सबको रनिंग लगती है आज की तारीख में बहुत ईजी है। ये पूरा न्यूट्रिशनल साइंस है, स्पोर्ट्स साइंस है, हर एक बारीक से बारीक सेगमेंट आपको हर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा ना अपने यहाँ पे क्रिकेट में, जब वो बॉलर्स बॉल डालते हुए इंजर्ड हो जाते हैं, सोचो कितना इम्पैक्ट लोड उनकी बॉडी पर पड़ता होगा। मतलब एक बॉल से डालने से वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो कितनी मसल्स उनकी सॉरनेस हो जाती होगी, कितनी प्रैक्टिस का इम्पैक्ट होता है। ये हम लोग समझ ही नहीं पाते। जैसे मैं है ना, अभी 1 महीने पहले अमेरिका में था, ठीक है। हाँ, वो मैंने आपसे पहले पॉडकास्ट होने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि आप बाहर हैं। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे हर एक नॉर्मल इंसान को ये पता है कि उसकी डेली रूटीन में उससे क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। अच्छा, इट वॉज लाइक कि अब आपको पता है कि आपको हर दिन कितना प्रोटीन चाहिए। एग्जैक्टली एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो सिर्फ ऑफिस वर्क करता है, कोई ज़्यादा इंटेंस वर्क नहीं है उसका, उसके अलावा तो उसको हर दिन 67 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इतना कंजम्पशन होना चाहिए उसका, उसको इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है। ऑलमोस्ट 1600 कैलोरीज की हर दिन उसको ज़रूरत है जो उसे कंज्यूम करनी है। बर्न होगी 2000 लगभग, ज़्यादा बट इतना कोई करता नहीं है। फिर लोगों को होती बीमारियाँ शुरू। देखो, हम जब रात को सोते हैं, सोने के 1 घंटे 30 मिनट बाद लगभग इतने समय के बाद हमारी बॉडी रिकवर करना स्टार्ट करती है। अच्छा, है ना। और लगभग उसको 4.5 घंटे लगते हैं अपनी पूरी बॉडी को रिकवर करने में। वो तभी रिकवर होती है जब आपका प्रोटीन कंजप्शन सही हो। ठीक है। नहीं होगा तो जो आपके आज टिश्यू ब्रेक हुए हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस है, ड्यूरिंग अराउंड द डे, ठीक, वही ऑफिस वर्क कर रहा है तो भी इसके टिश्यूज और सेल्स ब्रेक होते हैं। तो जब उसकी वो ब्रेक हो गए तो वो रात भर में रिकवर नहीं हो गए, अगले दिन उठेगा और ज़्यादा थकान और ज़्यादा सॉरनेस के साथ, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेगा, धीरे 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 वो डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, देखो आपकी बॉडी में कमी है, वो उसको फुलफिल नहीं करोगे, नेक्स्ट डे वापस वही वर्क होगा, तो कहीं ना कहीं जाके वो इंसान फंस जाता है। तो मैं सभी को ये बताता हूँ कि आप देखो, आज हम लोग, पहले के लोग क्या करते, आज लोग है ना पहले के लोग को कंपेयर करते हैं कि पहले अपने दादाजी बताते कि तुम्हारे दादाजी तो 10 रोटी खा जाते है ना, 15 रोटी खा ले गए थे। तो सोचो कि वो सुबह 4 बजे उठते थे, रात को 7 बजे सो जाते थे, उनके लिए वो रात हो जाती थी 7 से 8 बजे। सबसे लेट होता था उनके लिए 8 बजे। 8 से सुबह 4 बजे तक का कितना टाइम हो गया? 8 घंटे का। 8 घंटे सोते थे, है ना। सुबह 4 बजे उठ के काम करने आते थे, और पहले का काम मशीनरी नहीं था, पूरा मैन पावर के साथ किया जाता था। तो 8 रोटी के वो 10 रोटी भी खाएंगे, बट 7 बजे के पहले खा रहे हैं, तो डाइजेशन साइकिल पूरा हो जाता है। आपको खाने के 3 घंटे बाद सोना चाहिए।
हमारे यहाँ पे आज लोग 10 बजे 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं और 2-3 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे तक उठते ही नहीं है। हमारी बॉडी 2 साइकिल में वर्क करती है। इट वॉज लाइक अल्कलाइन और एसिडिक नेचर। ठीक है। अल्कलाइन नेचर कब होता है? सुबह जब आप उठोगे उसके बाद लेके दिन में 12 बजे तक, ठीक। उसके बाद अराउंड द डे जितना भी रिमेनिंग टाइम है तब तक पूरा एसिडिक नेचर रहता है हमारी बॉडी का। अच्छा। अब जो एक्चुअल में जिस समय हमारी बॉडी को नीड होती है सारी हेल्दी चीज़ों की, उस समय हम कुछ खाते ही नहीं है। कब नीड होती है? एग्जैक्टली जब आप उठे सुबह, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग टूवर्ड 12 PM 12 बजे तक। एग्जैक्टली तब तक हमारी बॉडी में अल्कलाइन नेचर है। बट हम अब उस समय हमें क्या चीज़ों की जरूरत है? जैसे फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अब आप ऐसा नहीं स्मूथीज बना के पी लिया तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। जब कोई एडिशनल वर्क कर रहा है तो उससे ज़रूरत होगी, बट अगर आप और नेचुरल वे में जाओगे तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि ईजी टू डाइजेस्ट प्रोसेस्ड चीज़ें इतनी उसे। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोग सुबह उठते से चाय पी ली, चाय के बाद पोहा खा लिया, सेव डाल के प्याज खा लिया। तो अब आपको ज़रूरत थी जिसमें कोई एसिड ना हो, नेचुरल चीज़ें खाने की। हम एसिड एक खाते हैं, तो स्टार्ट हमने एसिड से किया, चाय भी पी ली, है ना। चाय प्रोसेस्ड होती है, बिल्कुल प्रोसेस। जहाँ आपने उसको गर्म किया, दूध डाला, अब समझ लो उसको 7 घंटे लगेंगे डाइजेस्ट होने में। किसी भी डेयरी प्रोडक्ट को कम से कम 7 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन में। अब लोग पहले बोलते हैं ना कि पहले के लोग रात को दूध पी के सोते थे, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म था हमसे मल्टीप्लाई बाय 25 था। अच्छा। मल्टीप्लाई बाय 25 बोल रहा हूँ मैं। आज अपना मेटाबॉलिज्म टेस्ट कर लो और उनका करवा लेते वो, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते थे ऑलमोस्ट 4 बजे से बोर्ड। अब 4 बजे के बाद वो 12 बजे तक पहला काम निपटा लेते थे, और उनका पहला जो ब्रेकफास्ट है वो तो डायरेक्ट खाने ही खाते थे। उसके 7-8 बजे उनका पहले बार खाना हो जाता था। उसके बाद फिर वो 2 बजे 11 बजे 12 बजे तक काम करते थे, फिर वो दिन में खाते थे और फिर शाम को खाते थे। तो उस हिसाब से उनका डाइजेशन साइकिल बहुत अच्छा हो जाता था। और आज हमारे साथ क्या है ना कि हम लोग खाना भी कोई साइकिल वाइज नहीं खाते हैं, कोई फिक्स चीज़ें नहीं है। हमको जो अच्छा मिल गया, जो ज़्यादा फ्राइड हो गया, ज़्यादा स्पाइसी हो गया, वो और बेटर थिंग हो जाती है हमारे लिए। मम्मी ने बोला कि ले ऊर्जा बेटा बजी है मैंने, तो वो बच्चा और कुछ उत्साह हो जाता। तो उस समय मेरे को ये लगा कि मैं कुछ नया नहीं कर, वापस आ जाते थोड़ा सा पीछे। तब मेरे को लगा कि मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ, रन किस टाइप के थे। तो सोलांग स्काई अल्ट्रा होती है इंडिया की सबसे डिफिकल्ट रेस। सोलांग स्काई अल्ट्रा। अब सोचो रोहतांग में कोई रेस होगी पहाड़ों में, अच्छा। कितनी ईजी होगी वो? ईजी तो नहीं होगी, पर नज़ारा ठीक होगा। नज़ारे बड़े अच्छे होते ना, तो नज़ारा देख के मैं दौड़ने गया था। अच्छा। 60 किलोमीटर दौड़ रहा था उस समय तक, तो मैं 21 किलोमीटर ही दौड़ा था सबसे ज़्यादा। मेरे को लगा 60 किलोमीटर है, 12 घंटे दिए पूरी हो जाएगी। अब मैं 21 किलोमीटर दौड़ने में 1 घंटे 32 मिनट लगे थे। 60 किलोमीटर अगर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो 6 घंटे 7 घंटे बहुत है। तो उस समय मैंने कैलकुलेट करा, वो मेरा कैलकुलेशन पूरा गलत। वहाँ जब मैं पहुँचा, मेरे को पहले 5-6 किलोमीटर तो बहुत अच्छे लगे, उसके बाद मेरे को लगा कहाँ आ गया। खुद को एनीवन मैंने 5-6 गानी दी, मैंने इतनी खतरनाक जगह दौड़ना जहाँ पैर भी नहीं रख पा रहा हूँ। मतलब ट्रैक था वो या पहाड़ों में? ट्रेल्स, जब आप पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हो ना, हाँ। ट्रैकिंग में तो रास्ता नहीं होता, उसमें कोई रास्ता नहीं होता, उसमें मार्क कर देते, उसमें रिबन लगा दे कि वो ऊपर रिबन है, उसको फॉलो करते हो पहुँच जाओ। अच्छा। अब उसको आपको रिबन और मार्क्स को फॉलो करना है। जहाँ आप हल्का सा भटके इधर निकल गए तो फिर आप समझ जाओ भटक जाओगे, हाँ, है ना। तो उस मार्क को फॉलो करना पड़ता है। उसका एलिवेशन था 3800 मीटर्स। अच्छा। उसमें नदियाँ भी क्रॉस करनी थी, बर्फ़ को भी क्रॉस करना था, आके पैर भी गीले हो गए, जूते भारी होते जा रहे थे। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उस समय मैंने उस रेस को 12 घंटे 19 मिनट में ख़त्म करा। 12 घंटे 19 मिनट। हाँ, और मैं 5वां था और आखिरी बंदा मैं ही था। 5 ही लोग फिनिश कर पाए थे 117 में से, बाकी लोग बीच में ही रह गए। छोड़ देते हैं। अच्छा। और अगर आप वहाँ पे अगर आपने रेस छोड़ी तो भी आप ही को फिनिश करनी, कोई लेने नहीं आता है। सोचो आपने 100 किलोमीटर की रेस, ऊपर चले गए, ऊपर ही जाना रहता है। 50 बार आपको पहाड़ नीचे ऊपर उतरना है अच्छा, ऊपर और नीचे सब होगा कंटिन्यूसली। उसमें पेड़, जंगल, पहाड़, नदी, बर्फ से भरी हुई जगह। आपने जो कपड़े पहने के वो सब गीले हो जाते हैं, पसीने से भी और बर्फ से भी। और जब वो पसीने से गीले होते हैं तो पसीना जम जाता है, जहाँ पर थोड़ा माइनस टेम्परेचर में जाना। तो उस समय वहाँ पे भाग रहे थे। तो उस समय क्या होता है, जब 100 लोग स्टार्ट करते हैं, मान लो 100 लोगों ने स्टार्ट किया, अगर किसी ने बीच में छोड़ा तब कैसे नहीं ले जाओगे? तो उनका सीधा सा कहना है, वो पहले वाइवन फॉर्म साइन करवा लेते कि अगर कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी है। आप ऊपर चले गए 20 किलोमीटर और वहाँ पे आपने छोड़ दिया। हाँ, तो वापस आप ही को आना है, भले आप कल तक सुबह तक आओ। कभी नहीं हुआ। वो उसमें हेडलैम्प लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ी क्राइटेरिया रहती है कि आपको हेडलैम्प लेके चलना है। अच्छा। वाटर बैग लेके, रात को भी दौड़ना पड़ता है? हाँ, डे नाइट, जंगलों में, पहाड़ों में, सब जगह। अच्छा। अब क्या होता है, जब आप रात को दौड़ते हो तो आपको विसल बजाने पड़ती है यार 5-6 सेकेंड्स।
अच्छा। हाँ, उसका ये रीज़न है एनिमल ट्रैफिक्स। हाँ। जैसे आप सोलांग वगैरह, मनाली, हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह में दौड़ोगे तो आपको वाइट बियर का वो बता ही देंगे कि वो बहुत शाय होते हैं, बट अगर आप एकदम से उनके सामने आ जाओगे तो आपके ऊपर हमला करेंगे, फिर अटैक कर सकते। सो आपको हर 5 सेकेंड में आपको विसल बजानी है। बट वो लोग क्या करते हैं ना कि आपको बोलेंगे कि आप ग्रुप में भागो। जब आप 5 लोग एक साथ पढ़े हो तो ही आप 5 लोग बैठ के एक साथ एक ही स्पीड में लिख सकते हो। हाँ। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बट जब आप 5 लोगों ने एक साथ प्रैक्टिस ही नहीं की तब आप एक साथ कैसे भागोगे? आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, मेरी आपसे ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अब आपको सबके साथ जब भागना हो तो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। हाँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगी या कम करना पड़ेगी, तो उस समय थक जाते हैं। तो वो सबसे डिफिकल्ट रेस थी मेरे लिए। उस दिन मैंने सोच लिया आजकल कभी ट्रेन रनिंग इवेंट में नहीं भागूंगा, इतना डिफिकल्ट होता है, समझ ही नहीं आती क्या चल रहा है। खुद को तो गाली बकते हैं, अपने दोस्तों को जो रेस ऑर्गेनाइजर है उसको भी मत मन गालियाँ चलती कि यार ऐसा क्या है आ गया, क्यों ही भागना शुरू किया ना। हाँ। तो तब 2017-18 चल रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि मैं क्यों ही भाग रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको मतलब नहीं लग रहा है मेरे को, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे इवेंट चल रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि और क्या नया होता है, तो लास्ट मैन स्टैंड नाम से एक रेस मैंने जब रनिंग स्टार्ट की थी तो मेरे को लगता था कि मैं इतना डिस्टेंस भागूंगा जब मतलब वर्ल्ड का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे को बना हुआ है इसमें टिल द लास्ट रन कर सकूँ, बिना रुके बिना सोए सबसे ज़्यादा रन कर सकूँ। तो 2019 में मेरे को पता चला इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा द लास्ट मैन स्टैंड नाम से एक इवेंट होता है जिसमें जो सबसे आगे तक दौड़ता है वो चाहिए। अच्छा, कहाँ पर होती है ये गुड़गांव और अरावली, और इसमें पूरे देश के अच्छे से अच्छे रनर दौड़ने आते हैं जिनने पहले 200-250 किलोमीटर दौड़ रखा हो, 300 किलोमीटर भी पहले दौड़ रखा। तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड अच्छा हो जाता है। आपको देखो क्या होगा जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो 100-200 किलोमीटर दौड़ते हो तो आप भी 100 किलोमीटर दौड़ लोगे। थॉट प्रोसेस वैसी हो जाती है, वैसा मेंटल स्ट्रेंथनेस हो जाती है। तो उनके साथ मैंने स्टार्ट, मतलब जब मैंने रन करने जा रहा था तो मैं 18 साल का था, वर्ल्ड का सबसे गुलगस्ट एथलीट। अब मेरी जो ड्रीम रेस थी वो तो वही उस मेरे सामने दिख रही थी, कितने किलोमीटर की थी वो, उसमें कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं रहती, बस एंड तक आपको भागना है। एग्जैक्टली। अब क्या होता है जब आप दौड़ने जाओगे या कोई भी काम करने जाओगे तो उसकी एक डेडलाइन होती है। आप किसी ऑफिस में काम करोगे तो बता देंगे सुबह से शाम तक काम करना है या रात से सुबह तक काम करना है या कुछ इतना नहीं करना तो 200 पेज लिखने ऐसे बता देंगे। बट वहाँ पे ये है कि आपको इतना डिस्टेंस भागना है और हर घंटे भागना है, और तब तक भागना है कि सेकंड लास्ट बार रुक जाए। ये ट्रैक पे होता है या जंगलों में। अच्छा जंगल में एक रूट बना देते हैं, वो फ्लैग लगा देंगे, मार्क कर देंगे। अब आपको हर घंटे उसी रूट पे दौड़ना है। अच्छा, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से, मतलब दिन में एक राइट हैंड साइड से दौड़ना होता है, रात में लेफ्ट हैंड साइड से दौड़ना होता है। तो वो रेस में क्या होता है ना कि जब आप जाते हो तो आपको सारा सामान खुद लेके जाना है। जो रेस ऑर्गेनाइजर है वो आपको सिर्फ पानी देता है, आपको टेंट भी आपका पिच करना है, आपको सपोर्ट करने के लिए लोग भी आपको लेके जाना है, खाना पीने से लेकर गैस सिलेंडर तक आपको लेके जाना है, पहनने ओढ़ने बिछाने का कुर्सी रखने तक। वो इसलिए कि ऐसी डिफरेंट रेस है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आती होगी तो आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए भी कोई होते हैं वहाँ पर कि भाई मैं आपको एक बिंद दे देते हैं और आपके पैर में एक चिप लगा देते हैं। अच्छा। अब आपके जो पैर में चिप लगाई है उससे पता होता है कि आप एक्जैक्टली रोड पे भाग रहे हो या नहीं भाग रहे हो। अच्छा। बीच में से कट के निकल गया ना तो आपको बाहर निकाल देते हैं। वो उनके लैप कंप्यूटर में सारे मार्क दिखते हैं कि बिल्कुल सही मार्क था या नहीं। जिसकी आप अगर आपसे किसी को जीपीएस लोकेशन से आपने भेजा वो एग्जैक्ट सही घूमेगा तो आपको सही दिखेगा, बीच में से कट के आ गया तो आपको एक एरो बना हुआ दिख जाएगा, तो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब आपके हाथ में वॉच होती है, वो डिस्टेंस हर बार आप खुद चेक करते हो और सामने वाला भी चेक करते हैं। अच्छा। तो जब ये रेस स्टार्ट हुई थी तब मैं वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट स्टार्ट की। कितने लोग भाग रहे थे इसमें? 47 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब क्या होता है 1000 लोगों ने अगर अप्लाई किया है तो उनको सेलेक्ट करते जो बेस्ट है। तो उसके पहले मैंने 250 किलोमीटर या इंदौर से भोपाल रन किया था। तो आपका हो गया उसमें? तो मैंने बताया कि मैंने इंदौर से भोपाल रन किया हुआ है और मैं रन करने की कैपेबल हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ बिल्कुल। तो कन्विंस करने में समय लगता था, मुश्किल होती थी क्योंकि एक क्या होता है एक बच्चे को एक इतनी बड़ी रेस में पार्टिसिपेट करने देना, अगर मैं वहाँ पे हो तो मेरी जगह कोई और नहीं है वहाँ, तो ना नहीं लगता है उनको। तो उस समय थोड़ा डिफिकल्ट था, उनको कन्विंस किया, मेरा जैसे तैसे उसमें सिलेक्शन हुआ। अच्छा, ये जो कंपटीशन थे या ऐसे होते हैं इसमें क्या प्राइज मनी रहता है, क्या होता है इसमें? इसमें कोई प्राइज मनी नहीं रहती। अच्छा। सोचो हम क्या होता है ना कि हमारा अभी ये जब हीरा खदान में होता है ना तो उसकी कोई बोली नहीं लगा। सही है। जैसे नीरज चोपड़ा, आपने सुना आज कितना पैसा है, 13 करोड़ की डील, 15 करोड़ की डील। तो क्या जब हीरा खदान में होता है उसकी तो कोई बोली नहीं लगाता। जब नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उसको इतना सपोर्ट था बिल्कुल नहीं हो, बट जब वो बेस्ट करने लग जाएगा तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है क्या?
सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है उसको। क्योंकि आ जाता है ना इतना पैसा अरेंज होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स, तब ओशन मिल जाता है, स्पॉन्सरशिप डील मिल जाती है। तो उस समय क्या होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हो, जब आप नेशनल टीम तक भी पहुंच जाते हो, तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, कोई बड़े इवेंट में प्राइज मनी नहीं होती, क्योंकि आप जीत ही नहीं सकते हो बड़े इवेंट में भी चले जाओगे तो। क्या होता है ना, वहाँ पे पहले ही बैठे होते हैं लोग, सोच के बैठे होते हैं कि इनको पता है इसकी फर्स्ट पोजीशन, उसकी सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। कहता है कि नेम हाईलाइट हो जाता है। अभी आप नीरज चोपड़ा के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा कि आप जीत सकते हो। तो ऐसा बस अपने इंडिया में थोड़ी सी थॉट प्रोसेस बदल जाती, राइट, कैटेगरी वाइज तो है बट डिफरेंसेस में। तो ये कंपटीशन जस्ट मतलब सर्टिफिकेट देते हैं या ऐसा बस नाम हो जाता है? ना 2018 तक और 19 जनवरी तक मेरे पापा ने मेरा हर एक खर्चा उठाया। अच्छा। जब 2014 2016 में मैंने रनिंग स्टार्ट की थी, तब 14 घंटे दुकान चलती थी। 2019 तक वो दुकान 19 घंटे 18 घंटे तक रोज चलने लगी थी। पापा और हम सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते थे। वो सिर्फ इसलिए कि वह उसके एक्सपेंसेस निकाल सकें। मैंने बताया तो शुरुआत में रनिंग सबको लगती है कि बड़ी आसान है, कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जब आप बिगनर हो, जब आप फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल तक हो, हाफ मैराथन तक भी रन करते हो ना, तो कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा ऐसे एसेसरीज़ की ज़रूरत नहीं होती है जो आपको मतलब आपके एफर्ट या आपकी डील आउट से बहुत बाहर हो। पर जब आप थोड़ा एक प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो ना, तो आपको हर महीने जूते की ज़रूरत है। क्या मेजरली क्या एक्सपेंसेस होते हैं उसको? एक जूते की लिमिट होती है 600 किलोमीटर, मैक्सिमम 700 किलोमीटर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छे से अच्छा जूता लिया हो। एक जूता आता है, एक एवरेज जूते की कॉस्ट होती है 25,000 रुपये। मतलब एक अच्छा स्पोर्ट शूज़ खरीदिए। एक अच्छा स्पोर्ट्स शूज, जो आजकल बहुत सारे शूज आते हैं। पहले लोग बोलते थे रोड पे नहीं भागना चाहिए, आज भी बोलते हैं, बट आज रोड रनिंग शूज आते हैं, कार्बन प्लेट शूज, नाइट्रोजन फिल्ड शूज, DNN ऑफ शूज। अच्छा। तो ये सब इम्पैक्ट नहीं करता है आपकी बॉडी को। आप रोड पे रोज, कहीं पे भी दौड़ो। मैं रोज दौड़ता हूँ, रोड पे दौड़ता हूँ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अब कहाँ है ट्रेल्स आस पास, कोई जंगल स्टेडियम नहीं है। तो एक शूज़ का खर्चा है 25,000 रुपये हर महीने। मेरा तो 24वें दिन ही फ्लैट हो जाता है। जूते कभी फटते या घिसते नहीं है, वो फ्लैट हो जाता है। उसके अंदर जो शोल है वो अंदर से दब जाता है। अच्छा। घिसता नहीं है कभी, कोई भी ब्रांड का जूता नहीं घिसाएगा, अच्छा होगा तो नहीं घिसाएगा, ना फटेगा। सेकेंड चीज़, आपका न्यूट्रिशन सबसे महंगा होता है। एक एथलीट का न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन में क्या क्या लगता है? 30,000 रुपये महीने तक पहुँच जाता है। अच्छा। जैसे क्या होता है ना कि पहले की जो चीज़ें थी वो ज़्यादा बहुत ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती थी। आज क्या होता है ना, आर्टिफिशियल तरीके से उगाई जाती है। उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, तो उसका जो इंग्रेडिएंट फॉर्म है ना वो कम हो जाता है। आपके जितने भी न्यूट्रिशन फैक्ट है ना वो कम हो जाता है। तो अब देखो, आपको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, अगर आप नेचुरल बेस पे भी हो तो आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। मान लो मैं हर दिन 120 ग्राम प्रोटीन इंटेक करता हूँ, तो एक दिन का प्रोटीन इंटेक में मेरे को 2 स्कूप तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, जो आर्टिफिशियल है, जो प्रोटीन शेक वगैरह लेने। बाकी मैं पूरे नेचुरल तरीके से ले लूँ। हर दिन एक जो फ्रूट का एक्सपेंसिव है फ्रूट्स का, वही 200 रुपये अच्छा है ना, क्योंकि उसमें शेक्स भी पीने, आपको फ्रूट्स भी खाने, वेजीज भी लेनी है, तो उसको हम फ्रूट्स में काउंट करते हैं। उसके बाद जो आपका दिन भर में 7 मील्स लेनी है। अच्छा। अब 7 मील में आते हैं 2 ब्रेकफास्ट, 1 लंच, 2 टाइम स्मूथीज, 1 टाइम डिनर, उसके बाद प्री रन, पोस्ट रन, ये काउंट करके 7 to 8 मील्स हर दिन। कैरेटीन वगैरह भी लेते हैं? मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को क्रिएटिन लेने के लिए। वो होता है बोन फूड और आपकी मसल्स के लिए फूड होता है। हाँ। बट मैं बोलता हूँ ये सारी चीज़ें जब हम नेचुरल वे में कंज्यूम करेंगे तो अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग में क्या होता है ना कि जब नेचुरली बॉडी बिल्ड होगी ना तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। आर्टिफिशियली बिल्ड करोगे तो कुछ 10-12 घंटे के बाद वो इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो बोलते हो नेचुरल वे में जब आप जाओगे, आप वो खाओ वाटरमेलन, उसमें नेचुरल वाइग्रा होता है। जब वाइग्रा एंड कैफीन उसमें बहुत ईजी वे में मिल जाता है। आपको कैफीन की ज़रूरत होती है। जब आप कैफीन और वाइग्रा लेते जाते हो तो आपकी बॉडी अच्छे से बिल्ड करती है, अच्छे से रिकवर करती है। तो अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग जितने भी लोग रन करते हैं, आपने देखा वो वाटरमेलन खाते ही खाते हैं। अच्छा। और मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ वाटरमेलन का, उसमें नेचुरल वाली। सारे दौड़ते टाइम भी खाते हैं, मैं कुछ रेसेस में देख। उसको डाइजेस्ट में से 15 मिनट लगते हैं वाटरमेलन को, जिसमें 90% से ज़्यादा पानी होता है। हाँ, पानी होता है ना। लेमन तक को डाइजेस्ट होने में 40 मिनट लग जाते हैं। लोग लेमन वाटर पी के दौड़ने लगते हैं ना, तो मेरे को सजेस्ट करते हैं लेमन वाटर से अच्छा है कि आप इलेक्ट्रॉल पी लो। अच्छा। लेमन वाटर को डाइजेस्ट होने में 40 मिनट। अच्छा, दौड़ते टाइम क्या लेते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें लेते हैं? जैसे देखो, मैंने बताया था आपको अभी रन बात करते करते, तब मैंने आपको रोका था कि भागते हुए खाने की आदत नहीं थी। देखो क्या होता है, जो 10-12 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, 20 किलोमीटर भी दौड़ते हैं, वो ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, सिर्फ पानी पीते हैं या एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। उनका काम हो जाता है 20 किलोमीटर तक, उसमें मेरे को भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 20 किलोमीटर के ऊपर जब 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक भी जाते हैं,
तो आपको हर थोड़ी देर बाद वापस एनर्जी रीबैक की ज़रूरत होती है। तो उसमें हम डेट्स खाते हैं, बनाना खाते हैं, है ना, सॉल्टेड पोटैटो खाते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं, चॉकलेट्स खा लेते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं जैसे कोक पीते हैं, जिससे आपका वाइटलाइजेशन अच्छा वाइटलाइजेशन की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। आप रेड बुल पी सकते हो, लोग इसलिए पीते हैं जिसमें आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले। वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें रेसेस में इस्तेमाल की जाती है। प्री रेस, आप रन के पहले या रेस के पहले हर दिन एक चीज़ बड़े अच्छे से कर सकते हो। मैं बोलता हूँ ब्रेड की जगह आप वो खा लो, जैसे अपना जो रात की चपाती होती है ना, आपने जो रात में चपाती बनाई है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट। आज जब आप अर्ली मॉर्निंग खाओगे तो आप उसको ऐसे खा सकते हो, आप कैशू बटर या पीनट बटर लगा लो, है ना, साथ में कुछ डेट्स खा लो, आधा एक बनाना खा लो। तो उसमें आपको एक्सिटी रेस मतलब रन करने या किसी भी एक्टिविटी को करने के पहले 40-45 मिनट पहले जब आप उसको खाओगे तो आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये चीज़ें हम अराउंड द डे खाते हैं। उसके बाद मैं सभी को बोलता हूँ न्यूट्रिशन साइंस बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अपना रेगुलर मल्टीविटामिन्स को मेंटेन करना है। अच्छा, पोटेशियम सोडियम इंटेक को बिल्कुल प्रॉपर रखना है, शुगर इंटेक को प्रॉपर रखना है। लोग बोलते हैं शुगर इंटेक, मैं बताता हूँ, जब आपके लीवर में शुगर इंटेक कम होगा ना तो आपको सबसे ज़्यादा थकान होगी। जैसे जैसे आपकी बॉडी में शुगर कम होगी, आपके लीवर में कम होगी और आपको धीरे धीरे थकान होती जाएगी, आप धीरे धीरे थकते जाओगे और एक समय आने पर आप बीमार भी हो सकते हो। अच्छा, आपने देखोगे जिसकी शुगर कम होती है, आपने सुना नहीं होगा, बट जो स्पोर्ट्स एक्टिव रहता है ना, उनकी शुगर भी कम हो जाती है। अच्छा। अब उसके अंदर वो बीमार होता है। मतलब ज़्यादा स्पोर्ट्स करने की वजह से वो शुगर लेवल कम हो जाता शुगर लेवल जैसे ही कम होता है ना इंसान, तो एकदम बीमारी की तरफ बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको हर दिन कंट्रोल करना है। आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड चलना है। आपके दोस्त कुछ खा रहे हैं, आप नहीं खा सकते। है। अच्छा, सो ये सारी मतलब उसके बाद मैं आपको एक्सपेंस बताता हूँ। एक शॉर्ट्स, सिर्फ एक रनिंग शॉर्ट्स 3 से 4 हज़ार रुपये का आता है। अच्छा, कि आपको इतने लंबे समय तक भागना है, जो उसमें मटेरियल है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको घिसाना नहीं चाहिए, आपको रैशेज़ नहीं होने चाहिए। टी शर्ट आती है वो भी ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार रुपये तक पहुँच जाती है, और ये सब ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। 1 महीना पहन ली, 2 महीने पहन ली, उसका घिस जाता है। एक जो सॉक्स आता है वो ऑलमोस्ट 1800 से 2000 के बीच में बैठता है, और 1 महीने में आपको 2 से 3 सॉक्स तक की ज़रूरत। कोई ब्रांड्स आप सजेस्ट करना चाहोगे क्या? नहीं, मैं किसी को कोई ब्रांड सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं सभी को वही बोलता हूँ जो आपकी कंफर्टेबिलिटी हो वो ही लें। क्या होता है, सभी के पैर अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, 3 टाइप के प्रोनेशन होते हैं, 3 टाइप के स्ट्राइक्स होती है। ठीक है। हिल स्ट्राइक, 4 फुट स्ट्राइक और मिड फुट स्ट्राइक। हिल स्ट्राइक जो एडी रख के दौड़ते हैं, पहले एडी रखते हैं। हाँ। 4 फुट स्ट्राइक जो अंगूठे या टो की वजह से दौड़ते हैं, पहले आगे का पंजा रखता है। मिड फुट स्ट्राइक जो बीच के पैर से दौड़ते हैं, जो इतना पैर रखते हैं। अच्छा, है ना। कोई ये 4 फुट स्ट्राइक हो गई, इन स्ट्राइक हो गई, ये वो काउंट हो गए जो पैर हो गए। अब उसका प्रोनेशन होते हैं, इनर प्रोनेशन, आउटर प्रोनेशन और न्यूट्रल, जिसका पैर बाहर की तरफ रखा है, किसी का पैर अंदर की तरफ रखा है। वो बाय बर्थ होती है वो चीज़, बाय बहुत बदल भी जाती है, बीच में चेंज। क्या नहीं, बदल भी जाती है। मैं बोलता हूँ जैसे पहले मेरा है ना आउटर प्रोनेशन था, अच्छा, अब वो इनर प्रोनेशन की तरफ बदल रहा है ना। फिर वो न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक भागते हैं, पैर पे इतना इम्पैक्ट लोड पड़ रहा है, इतना फोर्स लगता है कि धीरे धीरे उसको बदल रही है, हमारी बोन्स की ही डायमेंशन चेंज हो जाती है। अच्छा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ज़्यादा दौड़ने से फ्लेट फुट की भी प्रॉब्लम होती है। एक्जैक्टली, इसको सॉल्व करने के लिए इंसोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की तारीख में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले क्या होता था ना, किसी पीटी शूज़ आते थे, ये गोल्ड स्टार के जूते आते थे, और जो पुलिस वाले ट्रेनिंग में पहनते वो जूते आते थे। आज की तारीख में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपकी ज़रूरत की वो ना मिले। हाँ, सब कुछ अवेलेबल है ना। जो आज इंसोल आते हैं वो आपके पैर को वैसा का वैसा प्रोनेट करने के लिए बने हुए हैं। अच्छा, क्या होता है, जहाँ आपका पैर फ्लैट फुट होने लगता है ना, तो आपको छाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है। जब आप वो इंसोल लगाओगे तो आपका पैर फ्लैट फुट नहीं होगा, क्योंकि उस पर इतना प्रेशर पैर से पहना हुआ है, तो वो नीचे साइड दब नहीं सकता है। नीचे की साइड तभी वो दबेगा जब आप ज़्यादा लंबे समय तक उसी को एक्टिव लेग्स में रखोगे। तो क्या होता है ना कि जब मैंने वो 60 किलोमीटर दौड़ा था तब वो थोड़ा डिफिकल्ट था। उसके बाद मैंने बोला कि यार मैं 60 किलोमीटर वहाँ दौड़ के तो आ गया, अब मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। एक बार कोई चीज़ हो जाती है ना, तब वो इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती, करते वक्त बड़ी डिफिकल्ट लगती। उसके बाद कौन सी आपने? उसके बाद मैंने मल्लाड अल्ट्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया, मल्लाड अल्ट्रा रन किया, 110 किलोमीटर 23 घंटे लगे थे। ये सब वो हाँ, ये सब वो डिफ़िकल्ट रेसेस है जो आज इंदौर के रनर्स भाग रहे हैं। मैंने 2019 के पहले ही सब कुछ कर लिया था। अच्छा, इंदौर में भी कुछ रनर्स है जो मल्लाड अल्ट्रा 100 किलोमीटर 24 घंटे में पूरी करके हैं। मैंने 2019 में किया था, और जो आज इंदौर में रनर्स भाग रहे हैं वो 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब करके हैं।
और मैंने उस रेसेस को 2019 में किया था, तो वो आज लगता है कि हाँ उस समय अपन ने कर ली। तो उस समय मैंने मलाड अल्ट्रा रन किया, टाटा अल्ट्रा मैराथन रन किया, और ये सब मेजर रेसेस में, इंडिया की बड़ी बड़ी रेसेस में मेरे टॉप 10 के पोजीशंस थे। किसी किसी रेसेस में मैंने कोर्स रिकॉर्ड बनाए। मैंने गुड़गांव अरावली में ट्रिएथलॉन 56 किलोमीटर की रेस होती है, जब मैंने फर्स्ट टाइम रन किया था 2018 में, मैंने 5 घंटे 5 मिनट में रन किया। जब सेकेंड टाइम उसी रेस को रन करने गया था, मैंने 56 किलोमीटर वापस रन किया था, तब मैंने 4 घंटे 24 मिनट में रन किया था। तो नया कोर्स रिकॉर्ड तो बनाया, साथ में जो मेरे पीछे था वो 47 मिनट पीछे था। और मेरी रेस स्टार्ट करने के 5 मिनट स्टार्ट हो गई थी, उसके 5 मिनट बाद पहुँचा था। क्या रूटीन रहता है? रूटीन बताइए आप। मैं हर दिन सुबह मैं 3 बजे उठता हूँ, पहले 15 मिनट जीरो नोटिफिकेशन जोन। उस ड्यूरेशन में मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, आपके हर एक ऑडियंस को भी बोलूँगा, अपनी लाइफ का एक 15 मिनट का जीरो नोटिफिकेशन जोन बना लो। उस ड्यूरेशन में आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो, बिल्कुल जीरो नोटिफिकेशन। शुरुआत के 15 मिनट पहले 8-7 मिनट आपको ये सोचना कि कल जो आपने किया, ये अभी तक जो किया वो क्या सही था, उसमें क्या क्या गलत था, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। और अगले जो 8 मिनट बचे 15 मिनट में से, उसमें सोचो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अभी तक दोहराया था, किसको नहीं दोहराना है, और क्या एक ऐसा स्टेप लेंगे जो आगे जाके आपको एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा देगा। ये रहते हैं मेरे पहले 15 मिनट। उसके बाद अपने ड्रिंक्स वगैरह पी कर अपना बैग पैक करके स्विम करने जाना है। मैं शिशु को मैं स्विमिंग करता हूँ। अच्छा। और हर दिन सुबह 4:30 बजे आपको पानी में उतरना ही उतरना है, कुछ भी हो जाए। अच्छा। अब सोचो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात, तो आपको पानी में उतरना ही है। सुबह फिर मैं 7 बजे तक वहाँ पे स्विमिंग करता हूँ, 7:30 पौने 8 बजे घर आ जाता हूँ। उसके बाद 8 बजे रन करने जाना है, 15 मिनट का। स्विमिंग हेल्प करती है इसमें या ऐसे ही शो? स्विमिंग हर किसी को करनी चाहिए। अच्छा। उसमें आपका बॉडी का हर एक पार्ट स्ट्रेच होता है। इट्स लाइक आपके नील्स से लेके आपके सिर के बाल तक भी उसमें इम्पैक्ट करते हैं। सोचो वो इसलिए इम्पैक्ट करती है क्योंकि आपका एक गलत फॉर्मेशन आपकी स्पीड कम कर देता है। तो जो एक अच्छा कोच होता है ना, आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉक करेगा। और स्विमिंग इसलिए भी हेल्प करती है, आपको रिकवरी में बहुत हेल्प मिल जाती है हर किसी ने। अच्छा। किसी भी स्पोर्ट्स के लिए स्विमिंग सबसे अच्छा फॉर्म है कि अगर आपको रिकवरी करना है तो आप स्विम करो। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स भी आज वो स्विमिंग करते हैं। अच्छा। है ना, आपने सुना होगा रोनाल्डो हर दिन 3 स्लॉट्स पे बाथ लेता है, स्विम बाथ है, आइस बाथ, सब कुछ। तो ऐसे लिए है कि आपको रिकवरी अच्छी हो जाती है। 7 बजे मेरा स्विम खत्म हो जाता है, 8:30 पौने 8 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ। 8 बजे मैं रन करने जाता हूँ। एक दिन में मैं एवरेज 35 किलोमीटर रन करता हूँ। 35 किलोमीटर डेली? हाँ, मंथली माइलेज मेरा 1000 किलोमीटर के आसपास। अच्छा। हाँ, तो इन गाड़ी के बराबर हम लोग को भागना पड़ता है। हाँ। तो मैं उसको स्लॉट वाइज भागता हूँ। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इतना लंबा भागना चाहिए एक साथ भी, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। अच्छा। मेरा तो प्रोफेशनली हुआ कि अगर मैं प्रोफेशनल आपको करना है। हाँ, मैं ही नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये ट्रेनिंग का पार्ट है। एग्जैक्टली, हमारा ट्रेनिंग का पार्ट इसलिए क्योंकि हम लोग रिकवर भी कर पाते हैं, हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, तो हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी बॉडी कितने फटीग मोड में, कितनी सॉरनेस है हमारी मसल्स में, कितना अभी करना है, कितना बाद में करना है। तो जब मैं पहले सेशन में रन करने जाता हूँ तब मैं लगभग 20 किलोमीटर रन करता हूँ। ये आप दौड़ते ना आओ? मैं एयरपोर्ट रोड पे या जामगेट या रोड पे, हाँ, मैं मैक्सिमम टाइम मऊ साइड प्रैक्टिस करता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, थोड़ा खाली एरिया। एक्जैक्टली। और मैं हिल्स पे ट्रेनिंग करता हूँ, तो जब बाहर रेसिंग में जाते तो बड़ी आसानी हो जाती है। फिर इंदौर से उज्जैन रन कर लेते हैं। अच्छा। मंथ में 1 या 2 बार तो जाते ही जाते हैं। हाँ। हर बार खुद का पर्सनल बेस्ट परफॉर्म करना है। हाँ। मैंने जो फास्टेस्ट रन किया है वो 3 घंटे 52 मिनट में पूरा इंदौर से उज्जैन 3 घंटे 52 मिनट। हाँ, मतलब कार से भी जब आप जाते हो तो आपको उतना ही समय लगता, मतलब 2 घंटे के आसपास का समय लगता है, आप रुक के जाते हो, है ना। और कोई गाड़ी से जाता है तो उसको 2 घंटे लगते हैं, हमको मतलब 1 घंटा और कुछ समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। रनिंग के बाद फिर क्या? रनिंग के बाद आके अपना ब्रेकफास्ट करना, वो सेकंड ब्रेकफास्ट होता है। 8:15 7:45 से लेके 8 बजे के बीच में आपको एक लाइट ब्रेकफास्ट मिलता है जिसमें आप एनर्जी कंज्यूम कर पाते हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी और इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो अब जब मैं स्विम करके आता हूँ उसके बाद एक स्मॉल मील होती है, फिर हम लोग रन करने जाते हैं। 20 किलोमीटर लगभग भागने में 1 घंटा 40 मिनट लगता है मैक्सिमम टाइम में। इतने समय में रन करके आता हूँ तो 10:30 बज जाती है। आकर अपना सेकंड ब्रेकफास्ट करती है, या तो कॉलेज या फिर अभी कॉलेज भी कर रहे हो? हाँ। क्या स्टडी करना? मैं रानासा यूनिवर्सिटी से बीकॉम प्लस एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ और अमेरिकन एक्सरसाइज काउंसिल से स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स मेडिसिन पर स्टडी कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन चलता है? हाँ, एक्जैक्टली। और नेक्स्ट ईयर से मैं अपना बायोमैकेनिक स्टार्ट करूँगा, तो एक अलग
स्ट्रीम हो जाएगी। अच्छा। सो फिर 2-2:30 बजे तक कॉलेज रहता है, उसमें मैं ऐसे भी 12-1 बजे तक ही पढ़ पाता हूँ। इसके बाद मैं फिर जिम आ जाता हूँ, कॉलेज में ही जिम है, तो जिम वगैरह करके थोड़ा फ्री हो जाता हूँ, एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है। जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हमने डिवाइड किया हुआ है, योगा को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मेडिटेशन को, अराउंड 7 डेज। तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें 4 बजे तक ख़त्म हो जाती है, फिर मैं 4:30 बजे घर आ जाता हूँ। 1 घंटा सोने के लिए मिलता है दिन में, वहाँ से आके सो जाओ, फिर 6 बजे वापस 6:30 बजे वापस रन करने जाना पड़ता है। अच्छा। तब 15 किलोमीटर भागना है। शुरुआत में 20, फिर बाद में 15। वो चेंज नहीं रहता, सुबह 15 हो जाए या 13 हो जाए, फिर शायद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपको रन करना ही करना है। 35 पूरा करना है। 35 से भी ज़्यादा होता है, कभी कम भी होता है, बट एवरेज डिस्टेंस से 35, कभी 50 भी भाग जाते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेनिंग में जो रन किया है वो 187 किलोमीटर प्रैक्टिस में रन किया है। 187 किलोमीटर एक दिन में। एक ही दिन में। सो वो क्या होता है कि अब वो उसको मैनेज करते हैं हम कि अभी कितनी ज़रूरत है भागने की, तो फिर शाम को रिमेनिंग डिस्टेंस भाग के 15, 16, 17 तक भाग जाते हैं। अच्छा, लॉन्गेस्ट रन आपने क्या भागी है अभी तक? मैंने 277 किलोमीटर बिना रुके और बिना सोए ऑफिशियली रन किया है, और अनऑफिशियली वो जो डिस्टेंस था वो 297 किलोमीटर। कहाँ पर हुआ था 277 किलोमीटर्स? हाँ, ये मतलब जो ऑफिशियली काउंट था ना ये 277 था, और अनऑफिशियली इसी का काउंट क्या था, जब हम भागते हैं आपको 400 मीटर के ट्रैक पे रन करने देगा तो आप 405 मीटर हर बार भागोगे। अच्छा। कि आप ट्रैक से थोड़ा भाग रहा, तो कभी कभी इधर उधर होके वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऐसे ही मेरा जो एक्स्ट्रा था वो 297 किलोमीटर टोटल काउंट था। तो ये गुड़गांव में मैंने भागा था। अरावली ट्रेल्स, आपने मिर्ज़ापुर पिक्चर देखी होगी ना, वो जहाँ पे शूट हुई है, हाँ। एग्जैक्टली वही जंगल था। अच्छा। वो जंगल में बहुत मतलब बिल्कुल घना जंगल है, अब आपको दिन रात से उधर ही भागना है। कितना टाइम लगाता है 297 में? मेरे को 41 घंटे लगे थे, और मेरा जो मूविंग टाइम था हाँ। वो 33 आवर्स था। 33 आवर्स तक मूविंग टाइम हाँ। क्या होता है, वो वहाँ पे आपको 59 मिनट्स देते, मैंने आपको बताया था, बट मेरा जो मूविंग टाइम था मैं कम ही समय में पूरा भाग रहा था, तो 33 घंटे मेरे को लगभग लगे थे, पूरा 33 घंटे तक बिना रुके दौड़ा। मैंने इंदौर से भोपाल रनिंग की है 2018 में, मेरे को 27 घंटे लगे थे। इंदौर से भोपाल के डिस्टेंस होगा 206 किलोमीटर, हमने जो रूट बनाया था वो 206 किलोमीटर का, वो राजवाड़ा से स्टार्ट किया था, फिर वो वहाँ पे टीटी नगर तक जाते जाते 206 किलोमीटर हो गया, पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद मैंने हैंडोर बैम्बू अल्ट्रा में, जहाँ 41 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, वहाँ पे मैंने 250 किलोमीटर रन किया था। तब मैं 18 साल का भी नहीं था, 16 साल की एज में। 250? हाँ, वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट था उस समय जिसने 250 किलोमीटर रन किया था। मैंने साउथ अफ्रीका में कॉम्रेड मैराथन रन की है जो 90 किलोमीटर की होती है। इंडिया का फास्टेस्ट टाइम ब्लॉक किया था 2022 में। कितना था ये? 90 किलोमीटर, पिटरमरीजबर्ग टू डरबनबर्ग, पिटरमरीजबर्ग टू डरबन। पिटरमरीजबर्ग वो जगह है जहाँ पे गांधी जी को ट्रेन से भेज दिया था, इससे सारे इंडियंस पहचानते हैं। अच्छा। तो वहाँ से लेकर आपको डरबन तक दौड़ना पड़ता है। वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी मैराथन है, 100 साल से चलती है। कितने लोग भागते हैं उसमें? 20,000 30,000। अच्छा। और सोचो उसमें कैरियर्स दौड़ते हैं, उन्हीं की कंट्री के फास्ट दौड़ते हैं, आपको देख के मजा आ जाता है। तो जब 2022 में मैं गया तो मैं 7.5 घंटे के अंदर पूरी नहीं कर पाया था वो रेस। मैंने 7 घंटे 50 मिनट का समय लिया, फिर भी इंडिया का फास्टेस्ट टाइम 7 घंटे 50 मिनट में 90 किलोमीटर। अच्छा। फिर मैं 2023 इस साल फिर गया, पर मैं बहुत तालीम के साथ गया था। जब फर्स्ट टाइम गया था तो लोगों से सुन के गया था, ऐसी रेस होती है। प्लानिंग तो उस समय भी की थी, बट लोगों का सुना हुआ और खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ में बहुत डिफरेंस होता है। क्या होता है, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ आप सिर्फ सुन सकते हो, फील नहीं कर सकते हो। जब खुद फील करके उस चीज़ को करोगे तो और अच्छे से किया जा सकता है। तो उस समय मैं जब गया तब मैंने बहुत सारी चीज़ें समझ ली कि कितना उतरना पड़ता है, कितना चढ़ना पड़ता है। यहाँ से ओंकारेश्वर जाते हो आते हो, कैसा पहाड़ और कैसा रास्ते, पूरा 90 किलोमीटर तक वैसा रहता है। अच्छा, आखिरी के 6 किलोमीटर से थोड़ा नॉर्मल रहता है, गाड़ी कुछ फ्लैट नहीं, ब्रिज रहता है। अच्छा। और वो कोस्टल एरिया पे आता है तो इतनी खतरनाक हवा चलती है कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ आती है। तो फर्स्ट टाइम में मैंने एक्सपीरियंस किया। सेकंड टाइम जब गया था तो मैं टारगेट करके गया था कि मैं सिल्वर मेडल जीत के हुआ, कुछ भी हो जाए। फिर क्या हुआ? हम वहाँ पे क्या होता है, वहाँ क्या एक क्राइटेरिया है, जो 7.5 घंटे के अंदर दौड़ता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है। और वो 96 साल से 96 ईयर्स से पूरी रेस हो रही है, हज़ारों इंडियंस ने उस पर पार्टिसिपेट किया, पर आज तक कोई सिल्वर मेडल नहीं जीत पाया, उसको पूरा नहीं करना। मैंने प्लान कर लिया था कि अगर पहला सिल्वर मेडल अपन लिया है तो बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब खुद के ऊपर तो लगेगा जो आज तक मेहनत की है वो उसका आउटपुट मिल रहा है। पापा को प्रॉमिस करके भी गया था, क्योंकि मेरे आज जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी जो फाउंडेशन है वो मेरे पापा है। अच्छा।
क्या होता है ना, हमने जो सेक्रीफाइस की है उसको बोल के बता के थैंक करके कभी भी थैंक आउट ही किया जा सकता है। उसको मैं सिर्फ ऐसे ही पूरा कर सकता हूँ कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दूँ या उससे ज़्यादा कर दूँ। कम करूँगा तो वो दुखी ज़रूर होगा। तो जब भी मैं रन करने जाता हूँ ना, तो एक्सपेक्ट करते कि अगर 90 किलोमीटर की रेस है, अगर मैंने उनको बोल देगा ना मैं 7 घंटे 50 मिनट में लड़ूंगा, तो एक्सपेक्ट करते कि 7 घंटे 40 मिनट कर लेगा हर ये। उनको पता है कि मैं उनको ज़्यादा ही बता रहा हूँ, तो तब मैं ट्राई करता हूँ कि उनने जितना सोचा होगा ना उससे कम करना है और इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि उनको मैं बाकी लोग बता सके कि हाँ आपके लड़के ने बहुत अच्छा भागा है। क्या होता है ना कि 7 साल से सिस्टर नहीं करे, किसी के पेरेंट्स 5-7 सालों तक किसी को देखते नहीं है इतने समय तक। क्या होता है, अब आप कर रहे हो कुछ आउटपुट, क्या होता है ना किसी भी स्पोर्ट्स में आउटपुट तब मिलने लगता है जब आखिरी एंड पे इंसान पहुंच जाता है। जब आप पीक पे होते हो, पीक पे होते हो, आउटपुट मिलने शुरू ही होते हो और सब बोल देते हैं कि यार अब बहुत हो गया, कब से करते आ रहा, छोड़ दे। बट मेरे फ्रेंड्स ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, बहुत सपोर्ट किया, मतलब बियॉन्ड द लिमिट। मैं बता रहा हूँ 25,000 का शूज़ कौन अफोर्ड कर सकता है। 276 रुपये के जूते से मैंने स्टार्ट किया था और 25,000 आज मेरे पास जो सबसे एक्सपेंसिव शूज़ है वो 32,000 रुपये का है। अच्छा। और मेरे पास 87 पेयर ऑफ शूज़ है जो रिटायर हो गए और 3 पेयर ऑफ शूज़ है जो अभी एक्टिव शूज़ में आते हैं। अच्छा। तो अगर इसकी टोटल वेल्थ मेरे आज तक रनिंग की अगर काउंट कर ले तो मैं इंदौर का सबसे अच्छी एरिया में प्लॉट ले सकता था। तो मैंने साउथ अफ्रीका में अभी जब इस साल गया था तो पापा को प्रॉमिस करके गया था, ये कुछ भी वजह से ये सब आपने, आपके पापा चाय बेचते हैं, अभी भी दुकान है आपकी? अभी मैं आपको इसके पूरी स्टोरी पे धीरे धीरे मैं आपको कवर करते जाता हूँ। हाँ। तो मैं जब कॉमेंट में आ रहा था साउथ अफ्रीका, इस साल फिर से गया मैं, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में लास्ट ईयर ही बैठा था। इतना वास्ट एक्सपीरियंस था, मैं बोला कि यार इतनी भी सारी चीज़ें होती है, पहली बार कोई सारी चीज़ें देखी थी। आप क्या होता है, जो आप जिस जगह से बिलोंग करते हो उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें देखते हो ना तो आपको अलग ही लगता है अपनी ज़िंदगी में। अब हम चाय की दुकान चलाते थे और उसी दुकान में रहते थे। आप जब फ्लाइट में जाओगे तो आपको अलग ही चीज़ें लगेगी। मेरा कान बंद हो गया था, मैं फर्स्ट टाइम गया था और मेरी फर्स्ट फ्लाइट 8 घंटे की, दूसरी पहली फ्लाइट 3 घंटे की, दूसरी फ्लाइट 8 घंटे की, पहली ही बार में। सोच रहा था यार मेरे घुटने में तक दुखने लग गया, मैं वहाँ दौड़ूंगा कैसे। तो मैंने अपने पापा का एक्सपीरियंस बताया सारी चीज़ें। तो इस साल जब मैं गया तो मैं टारगेट कर गया था मैं 7.5 घंटे में पूरी करूँगा इसी 2023 में। हाँ, तो इंदौर से एक मतलब और रनर्स भी गए थे। एक मेरे फ्रेंड थे संजय मुकाती करके, तो वो मेरे से बहुत अच्छा रन किया उन्होंने, मतलब बहुत आगे दौड़े वो 70 किलोमीटर। इसमें एक्सपेंसेस अपन को ही लेने पड़ेंगे वहाँ तक जाने के? हाँ, मेरे पास स्पॉन्सर थे, वो मैनेज करते हैं मेरे एक्सपेंसेस। तो टुवर्ड्स 70 किलोमीटर एक इंदौर के रनर है संजय मुकाती, उन्होंने मेरे से आगे रन किया। बट मेरे को पता था कि यहाँ पे क्या होता है ना कि ये पूरा जो गेम है वो एक्सपीरियंस का है। क्या होता है ना, इतने लंबे समय तक सिर्फ एक्सपीरियंस कहाँ होता है। आपने देखा आज भी क्रिकेट जो खिलाड़ी खेलते हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे खेलते हैं। इस बॉल कितनी भी स्पीड की उनको पता चल जाता है वो जब सामने वाला फेंकने आता है तब, या कैसे मारना किधर मारना क्यों जाएगी वो उनको पता चल जाता है, तो इसलिए पता चलता है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे पूरी चीज़ एक्सपीरियंस की। वो 70 किलोमीटर तक आगे थे, 70 किलोमीटर पर मैंने उनको क्रॉस किया। वो उन्होंने को पता है कि उनको क्रैम्प्स आ रहे, तो मैंने वो देखा कि आगे 200 मीटर पे एक हाइड्रेशन स्टेशन है। अब यहाँ पे वो बात आती है ना कि आपको 1-1 मिनट बचाना है, 1-1 सेकंड बचाना है, और मेरे लिए तो सिल्वर मेडल दाव पे। तो मैंने लगा इसलिए रेस छोड़ से यार अच्छा नहीं लगेगा, अपना पूरा ऐसा रहेगा कि अपने साथ ही आया था और अपन ने इसकी मदद की। तो मैं आगे गया, जितनी भी पॉसिबल हेल्प हो सकती थी, मतलब आइस पाउचेस, ड्रिंक्स और स्प्रे वगैरह, तो मैंने उनको ला के दिया वापस। 400-500 मीटर खराब होते हैं उसमें 4 मिनट खराब हो जाता है, क्योंकि लाना फिर देना फिर छोड़ कर वापस उतनी भाग के जाना। तो मैंने ये किया, तो मैंने 7 घंटे 26 मिनट में इस बार इस रेस को पूरा किया। जब मेरे ही साथ, मतलब इस बार सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट इंडियन का था, 400 लोग इंडिया से उस रेस को दौड़ने गए। जो सेकंड रनर था वो मेरे से 40 मिनट फिर पीछे। तो जब मैंने एक अपने पार्ट इंडियंस, मतलब जो टीम थी, उनको बताया कि मैंने 7 घंटे 26 मिनट में उसको रन किया और पहला सिल्वर मेडल जीत लिया है। सबके बीच में खुशी की लहर। 96 ईयर में पहला सिल्वर मेडल, कोई नहीं लाया, इतना फास्ट ही नहीं मारा था, अच्छे से अच्छे रनर हुआ दौड़े। मेरे को ये था ना कि क्या होता है ना कि आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको आपका पैर टूट जाए ना तो भी बात होती है, सोच के मैं ज़्यादा कर लूँगा। अच्छा, ये जो रनर या फिर रनिंग या फिर स्पोर्ट्स एज ए कैटेगरी ले लें हम, किसी को अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना है और अगर वो पैसे के माइंडसेट से आ रहा है कि इसमें अच्छा पैसा हो, तो क्या ये सही है? नहीं कमा। देखो क्या होता है ना कि पैसा सिर्फ तभी कमाया जा सकता है जब उसकी कमाने की इच्छा ना हो। अच्छा। स्पोर्ट्स में हाँ, अब आप पैसा कमाने जाओगे ना तो आपको कोई भी पैसा नहीं देगा। ठीक है। आप अच्छा परफॉर्म करोगे ना तो आपको आगे से आगे सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब पैसा आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपका मोटिवेशन आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आपका
गुड नेचर होना चाहिए हर किसी के फ्रंट ऑफ। जैसे आप यहाँ पे एक पॉडकास्ट कर रहे हो, है ना, आपका पॉडकास्ट का अगर फॉर्मेशन से पैसा कमाना होगा तो आप पैसे कमाने के तरीके फॉलो पे चलोगे, ना कि एक अच्छा कंटेंट बना पाओगे। तो सबको कहता है जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अच्छा, जैसे आप अभी बता रहे थे, जैसे आपके स्पॉन्सर जो होते हैं आपको स्पॉन्सर करते हैं कोई भी रेस या फीस में पार्टिसिपेट करने के? जैसे 2019 में मेरे को पाथ इंडिया लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर किया। अच्छा, इससे उन स्पॉन्सर्स को कुछ फ़ायदा होता है? इसके लिए मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ। 2019 में मैं एक रेस दौड़ने नहीं जा पाया था, ठीक है, वो इसलिए नहीं जा पाया था कि पैसे नहीं थे। एक रेस दौड़ने जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, आने जाना, खाना पीना, रोकना होटल में, उसके बाद आकर लोकल ट्रैवल, फिर यहाँ से सारी चीज़ें लेके जाता, फिर जूते, टी शर्ट, शॉर्ट्स वगैरह, न्यूट्रिशन बेस्ड सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये सारी चीज़ों का पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि वहाँ से आउटपुट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मैं रेस दौड़ने नहीं जा पाया। अब मेरे को पता चला कि पाथ इंडिया एथलीट्स को स्पॉन्सर करता है, तो वो एथलीट को स्पॉन्सर करता है, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को भी कर सकता है। मैंने उस समय तक 220 किलोमीटर पहले रन किया था। तो मेरे को पता चला कि मैं एक रेस में जा रहा हूँ जहाँ पे पाथ इंडिया के सीनियर HR मैनेजर अरुण चौधरी आ रहे हैं। वो मेरा आज बहुत अच्छे फ्रेंड, अच्छा एक और लाइफ वो मेरे को वही हुआ सर। वो उस कंपनी में आज AGM की पोस्ट पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, तो उनसे मेरे आज बहुत अच्छे बॉन्ड है। तो मैंने उनको बताया कि मैं रन करता हूँ, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं, पापा चाय की दुकान चलाते हैं, मम्मी भी, और हमसे उसमें मदद करते हैं, कैसे लाए इतना पास। तो उन्होंने बोला जिस दिन मैं बुलाऊंगा ना उस दिन आ जाना। तो मैंने उनको बताया कि ठीक है। तो 10-12 दिन तक कोई याद नहीं आया, या फिर शायद सर वगैरह नहीं हो गए, मेरे लगा वो सब बोल के जाते ही भी बोल के चले गए। उन्होंने उनको एक बार और मैंने हिम्मत करके मैसेज कर दिया, उन्होंने भैया बताया नहीं। तो बोले तो ऐसा कर, तेरे सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट, सारी न्यूज़ कटिंग लेके आ जा। तो मैं उनके पास गया, तो उनने मेरे को सारी चीज़ उस सर से मिलवाया। तो मैंने बताया सर मैंने इसके पहले 220 किलोमीटर दौड़ा है और मैं इससे अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, इससे अच्छा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको पता है तुम किससे मजाक कर रहे हो, 220 किलोमीटर कोई दौड़ सकता है? तो उस समय मेरे को लगा कि यार मैं सही तो बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहे। फिर उन्होंने तो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाए, तो मैंने सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दौड़ा। वो बड़े खुश हो गए। वो उन्होंने बोला हाँ तुमको सपोर्ट कर देंगे, तुमको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ट्राई करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड कर सके। तो मैं है ना उस समय दोनों सर थे, नितिन अग्रवाल सर, पुनीत अग्रवाल सर। तो नितिन अग्रवाल सर जो MTD थे ना उस कंपनी के, उनसे मिल कर आया था, बड़े खुश हुए। उन्होंने स्पॉन्सर के लिए भी बोल दिया, लेटर वगैरह लिखा के साइन करवाने के लिए बोल दिया। फिर जब जो ED सर ने जब MD सर को बताया, जो सबसे बड़े सर है पुनीत सर, उनको आज हर कोई जानता है, वो अब नहीं रहे इस में। तो उनको जब उन्होंने बताया कि अपने पास ऐसा एथलीट आया था, मैंने स्पॉन्सर करा, तो उन्होंने उनको आधे रास्ते से बुलाया कि यार मैं भी तो मैंने कौन ऐसा भाग सकता है। उन्होंने बोला कि नहीं तो वो जो सपोर्ट लगेगा हम करेंगे। वो बड़े दयालु इंसान थे। तो थैंक यू सो मच फिर से एक बार वो, और इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स डी कोड को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।